उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। एक नहीं कई मोर्चे पर उन्होंने ये साबित किया है। जब वो कहते हैं कि उन्होंने 2017 में सत्ता संभालने के बाद यूपी से माफिया राज खत्म किया, सूबे में कानून का राज कायम करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में काफी काम किया, तो इस बात की पुष्टि न सिर्फ सरकारी आंकड़े करते हैं बल्कि संबंधित विभागों का एक्शन प्लान भी करता है, जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। समय समय पर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। एक वक्त था देश का सबसे बड़ा सूबा माफियाओं की सबसे सेफ शरण स्थली माना जाता था, लेकिन अब हालात काफी बदले से हैं। योगी फोर्स का एक्शन लगातार अलग अलग माफियाओं पर जारी रहता है। माफियागिरी को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। वो खुले शब्दों में कहते हैं, अपराधी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सूबा छोड़ दें। यूपी की पुलिस हो या प्रशासन, उनके इस बात को फाइनल कमांड मानते हैं और उसी हिसाब से एक्शन प्लान तैयार करते रहते हैं। आप सोचिए कितनी तरह के माफिया यूपी में एक्टिव रहे हैं। भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग्स माफिया, पार्किंग माफिया भी है। गौ तस्करों का भी बड़ा गैंग है। कोई जमीन कब्जा रहा है, कोई अवैध तरीके से रेत निकाल रहा है, कहीं किसी सघन आबादी वाले इलाके में गाड़ियों की पार्किंग को लेकर है मोटे पैसे का खेल, और ये भी चल रहा है। गौ तस्करी तो यूपी ही नहीं पूरे देश की बड़ी समस्या बनी हुई है। गौ तस्करों का बड़ा नेटवर्क उत्तर भारत के तकरीबन हर राज्य में सक्रिय है। यूपी से भी गौ तस्करी की शिकायतें आती रहती हैं, जिससे योगी फोर्स सख्ती से निपटती है। जब हम माफिया कहते हैं तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक गुंडा नहीं होता, बल्कि ये एक व्यवस्थित आपराधिक संगठन होता है। एक कई अपराधियों का गिरोह होता है जो अवैध गतिविधियों में शामिल होता है। माफिया शब्द की उत्पत्ति इटली के सिसिली प्रांत में हुई। ऐतिहासिक रूप से इसे फ्रांसीसी आक्रमण के समय बने गुप्त बागी समूहों से जोड़ा जाता है, जो बाद में आपराधिक गिरोहों में बदल गए थे। इस तरीके से उत्पत्ति इस शब्द की। यूपी में सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, हर कीमत पर माफिया मुक्त यूपी का निर्माण। यही वजह है माफिया कोई भी हो, सीएम योगी का एक्शन एक जैसा होता है। पहले कानूनी शिकंजा और फिर बुलडोजर और फिर कुर्की एक्शन। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। सीएम योगी का क्लियर मैसेज है, तो योगी फोर्स भी ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। योगी फोर्स किसी को नहीं बख्श रही है। योगी फोर्स के निशाने पर सारे माफिया हैं, सबका इलाज किया जा रहा है। सबकी नकेल कसने में कोई कोर कसर योगी फोर्स नहीं छोड़ रही। कहना गलत नहीं होगा, योगी राज में माफिया के लिए अब कोई सेफ जोन नहीं बचा है। बस एक दो दिन की खबरों पर गौर कर लें तो आप ये पाएंगे, ड्रग माफिया हो या खनन माफिया या फिर पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले दबंग, योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। कानून से खेलने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर माफियागिरी करके अवैध कमाई की तो पूरा और पक्का हिसाब होगा। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का कुर्क होना तय है। पिछले करीब 30 घंटे में 3 जो बड़े एक्शन माफिया के खिलाफ हुए, वो ये बताने के लिए काफी हैं, योगी राज में माफियाओं को माफी नहीं है। अब इसको समझिए। अभी मुजफ्फरनगर में जब ड्रग माफिया के घर कुर्की जब्ती के लिए ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई तो उसकी धमक पूरे प्रदेश में सुनी। साफ संदेश दिया गया, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की तो कुर्की तय है। मुजफ्फरनगर में 4 करोड़ की अवैध संपत्ति सरकार ने कुर्की। इसी तरह बहराइच में खनन माफिया पर भी सख्त एक्शन देखने को मिला। मिडनाइट एक्शन में खनन माफिया का अड्डा योगी फोर्स के कंट्रोल में आ गया। 30 घंटे के अंदर ही तीसरा बड़ा एक्शन फर्रुखाबाद के पार्किंग माफिया पर देखने को मिला, जहां पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया है। फर्रुखाबाद से योगी राज, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई।
एक मामूली सा दिखने वाला पार्किंग विवाद देखते ही देखते तमंचे की चमक में बदल गया। पार्किंग माफिया से जुड़े लोगों का जबरदस्त हंगामा देखने को यहां दिखा लाठियों की मार और खुलेआम गुंडागर्दी। ये तस्वीरें आई, इन्होंने हर किसी को हैरान किया। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद के ग्रांटगंज की हैं, जहां एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका ही दहल उठा। गालियों से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लाठियों और डंडों की जंग में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रांटगंज इलाके में अवैध पार्किंग की आड़ में दबंगई चलती है। जो पैसे देता है वही गाड़ी खड़ी कर सकता है, जो विरोध करता है उसके साथ मारपीट की जाती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, योगी फोर्स ने फौरन एक्शन लिया। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ढोल बजवाकर मुनादी करवा रही है और ऐलान हो रहा है कि नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति अब सरकार के कब्जे में है। इसे ड्रग्स माफिया पर योगी फोर्स का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के 2 सगे भाई लोकेंद्र और योगेंद्र नशे के कारोबार में लंबे समय से सक्रिय थे। योगी फोर्स ने इन्हें निशाने पर लिया। 9 सितंबर को मीरापुर थाना पुलिस ने दोनों को लाखों रुपए के अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था और इसके बाद जांच में यह सामने आया कि इन भाइयों ने नशे के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली, जिसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस ने लोकेंद्र और योगेंद्र के साथ साथ उनके परिवारजनों की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क कर सीज कर दिया और इसमें कई जगहों पर बने मकान और कीमती जमीन भी शामिल है। मीरापुर के केस के मामलों में 68F के तहत सफीमा कोर्ट ने आदेश किया था, जिसके परिदृश्य में आज उनकी जो है 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो मकान के रूप में हो या जमीन के रूप में हो, वो कुर्क कर दी गई है, सीज कर दिया गया है। माफिया के खिलाफ योगी फोर्स हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। जरा सी जानकारी मिली नहीं कि काम शुरू हो जाता है। पहले जानकारी इकट्ठी की जाती है, फिर उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत खनन माफिया पर भी एक बड़ी स्ट्राइक बहराइच में देखने को मिली, जहां आधी रात के बाद प्रशासन ने अवैध खनन के एक बड़े अड्डे पर छापा मारकर माफियाओं की नींद उड़ा दी। जेसीबी मशीन और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मौके से उन्हें वहां सीज कर लिया गया। यूपी के खनिज विभाग के मुताबिक 2025 से 2026 के सत्र में 22 अवैध खनन के मामले सामने आए। इनमें 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 4.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है और इसके अलावा अवैध तरीके से परिवहन करने वाली 1260 गाड़ियों पर 5 करोड़ 57 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। तो यूपी में अवैध रेत खनन और इसके काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए भी योगी सरकार ने मिशन मोड में काम शुरू किया है। पिछले दिनों अंतर्राज्यीय सीमाओं पर होने वाले अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सरकार से हाथ मिलाया गया है, जिसके तहत केवल ट्रांजिट पास यानी टीपी से काम नहीं चलेगा। दूसरे राज्यों से यूपी की सीमा में प्रवेश करने वाले लोडिंग वाहनों के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र यानी ISTP अनिवार्य कर दिया गया है। एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जाएगी। संकेत साफ है, संदेश साफ है। योगी राज में माफिया को नो माफी। सूबे में रहना है तो माफियागिरी छोड़ो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको योगी मॉडल के तौर पर, स्टेट के तौर पर जाना जाता है, अलग अलग मॉडल्स उनके आए हैं और वही मॉडल जो है दरअसल यूपी को योगी मॉडल बनाते हैं। यूपी मॉडल को अपनाने की बात और देश और राज्यों के तरफ से नजीर के तौर पर सामने आती रही है और यह बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है प्रियंका कि माफिया को लेकर के जिस तरीके का सघन अभियान और सख्ती नजर आ रही है इस वक्त, न सिर्फ सीएम की तरफ से, योगी फोर्स भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर, मतलब कहीं कोई इंच भर भी इधर उधर की बात ही नहीं है। जो आदेश वैसा एक्शन हो रहा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में अभी और बेहतरी यूपी में बाकी है।
बिल्कुल, देखिए मनोज, कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में जो स्पीड है अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सबसे ज्यादा आक्रामक तौर पर दिखने को मिल रही है। और सबसे देखिए जो बड़ा असर है वो वहां के लोगों पर हो रहा है। पहले एक डर था, लेकिन अब लोग भी नहीं डरते। अगर उन्हें भरोसा है इस बात का कि अगर उनके साथ कोई दिक्कत होगी तो वो जाकर शिकायत करते हैं, और ये यूपी में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार की जो एक अच्छी बात है इसमें वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इसमें जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सिर्फ एक्शन लेना, सिर्फ बोल देना कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, ये कीजिए, वो उतना काफी नहीं होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी को जब आप इंक्लूड करते हो और जब स्पीड से काम होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बिल्कुल। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका। और आज की ये खबर सिर्फ मोबाइल फोन की नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की भी नहीं है और सिर्फ बच्चों की भी नहीं है। आज की ये खबर पेरेंट्स की उस बढ़ती चिंता की है जो हर रात एक ही सवाल से जूझ रहे हैं कि मेरा बच्चा कमरे में बंद है, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? आज इंटरनेट बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया बनता जा रहा है जहां बच्चा अकेला होता है लेकिन ऑनलाइन हजारों लोगों से घिरा रहता है। सीबीएसई के आंकड़े इस खतरे को साफ साफ दिखा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं से पहले शुरू की गई सीबीएसई की काउंसलिंग हेल्पलाइन पर सिर्फ 20 दिनों में 1000 से ज्यादा कॉल्स आना कोई सामान्य बात नहीं है। इनमें से 25% कॉल सीधे बच्चों की मानसिक हालत से जुड़ी है। ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा स्क्रीन में डूबे हैं और पेरेंट्स को इसका अंदाजा तब लग रहा है जब हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से आई शिकायतें ये बताती है कि ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। सवाल सीधा है, क्या हम बच्चों की पढ़ाई पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन उनकी मानसिक सेहत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? सीबीएसई के काउंसलर्स जो बता रहे हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। बच्चे खुद को परिवार से अलग करने लगे, बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, नींद और भूख का कम हो जाना, ये सब इंटरनेट की लत के शुरुआती संकेत हैं। कई मामलों में बच्चे पेरेंट्स से बातचीत तक बंद कर देते हैं। सीबीएसई के मुताबिक 300 से ज्यादा मामलों में फिजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके थे या पूरी तरह डिप्रेशन में पहुंच चुके थे। ये वो बच्चे हैं जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। काउंसलर्स का कहना है कि अब कॉल्स सिर्फ बड़े शहरों से नहीं बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों से भी आ रही हैं। यानी इंटरनेट की पहुंच बड़ी है लेकिन उसके इस्तेमाल की समझ नहीं। कई पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि बच्चा मोबाइल पर आखिर देख क्या रहा है। सवाल ये नहीं कि बच्चा कितने घंटे ऑनलाइन है, सवाल ये है कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और यही वो वजह है जहां पेरेंट्स, स्कूल और सिस्टम तीनों की जिम्मेदारी तय हो जाती है। अब इन आंकड़ों के पीछे की सच्ची कहानियों को आपको बताते हैं। दिल्ली का एक 12वीं का छात्र, बोर्ड परीक्षा सिर पर थी लेकिन उसका ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर जा रहा था। पेरेंट्स को लगा कि बच्चा कमरे में पढ़ रहा है लेकिन असल में वो स्क्रीन में खोया हुआ था। पढ़ाई में गिरावट आई, तनाव बढ़ा और बच्चा खुद को अकेला महसूस करने लगा। और जब बात हद से बढ़ी, पेरेंट्स ने सीबीएसई हेल्पलाइन से संपर्क किया। काउंसलिंग के बाद धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरी। मेरठ की एक छात्रा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मामला और भी गंभीर था। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की मैसेजिंग और हैरेसमेंट ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। वो चुप रहती थी, डरती रही और पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं। काउंसलिंग के दौरान उसे समझाया गया कि ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है और बाउंड्रीज कैसे तय की जाती है। राजस्थान का केस सबसे डराने वाला। एक छात्र पढ़ाई के बहाने मां का मोबाइल लेता था लेकिन जब फोन वापस लिया गया तो गुस्से में सुसाइड की धमकी तक दे डाली। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये इंटरनेट पर डिपेंडेंसी का खतरनाक स्तर था। काउंसलिंग के बाद उसके व्यवहार में सुधार आया लेकिन सवाल वही है, अगर समय रहते दखल ना दी जाए तो क्या होता। अब जरा नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, क्योंकि वहां एक बहुत अच्छी पहल हुई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है। न नए अकाउंट बन सकते हैं, न पुराने चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के डिजाइन फीचर्स बच्चों को ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं और उन्हें हिंसा, नफरत, आत्महत्या और गलत बॉडी इमेज जैसे खतरनाक कंटेंट तक ले जाते हैं। 2025 की एक सरकारी स्टडी में सामने आया था कि 10 से 15 साल के 96% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे और हर 10 में से 7 बच्चे हार्मफुल कंटेंट के संपर्क में आए थे। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिम्मेदारी बच्चों या पेरेंट्स पर नहीं डाली बल्कि सीधे सोशल मीडिया कंपनीज पर भारी जुर्माना लगा दिया और करीब 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक, यानी अगर प्लेटफॉर्म्स बच्चों को नहीं रोक पाए तो सजा उन्हें मिलेगी। भारत के लिए ये सीख बहुत अहम है। यहाँ हम बच्चों को समझाने की बात तो करते हैं लेकिन सिस्टम लेवल पर सख्त फैसले लेने से बचते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भारत भी ऐसा बैन लगाए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम बच्चों की डिजिटल सेफ्टी को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी कि उनकी परीक्षा को लिया जाता है।
इस पूरी खबर की सबसे अहम जो बात है वो यही है कि समाधान क्या है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं मोबाइल छीनना हल नहीं है, चुप्पी साध लेना भी हल नहीं है, हल है संवाद। पेरेंट्स को बच्चों से दोस्त की तरह बात करनी होगी, डर का माहौल खत्म करना होगा। सीबीएसई काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कई कॉल्स में पेरेंट्स खुद रोते हुए मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चा अचानक ऐसा क्यों हो गया। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखनी भी देखिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उनकी भावनाओं को समझना। इंटरनेट को पूरी तरह दुश्मन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसकी सीमाएं तय करी जा सकती है। स्कूल में डिजिटल लिटरेसी, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस और सरकार की तरफ से क्लियर पॉलिसी, ये तीनों मिलकर ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और आज सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, सवाल हमारे सिस्टम का भी है। अगर आज हमने इंटरनेट की लत को हल्के में लिया तो कल इसकी कीमत सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी की मानसिक सेहत को चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार मुल्क है, ये बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। वो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान फिर कोई नापाक मंसूबा बना रहा है और अब इसके पुख्ता सबूत सामने आ चुके। आज हम आतंकिस्तान का डेडली प्लान डिकोड करने जा रहे हैं। हम आपके सामने हर वो सबूत रखेंगे, आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी इस डेडली प्लान में शामिल है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान की सेना का नहीं है, सवाल उस चेहरे का है जो पर्दे के पीछे बैठकर आतंक की पूरी इकोनॉमी को कथित तौर पर चला रहा है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिर्फ अपनी फौज नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय आतंकी नेटवर्क्स को भी सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया तक आतंक की कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है। और चौंकाने वाला दावा यह भी है कि मुनीर अपने सीक्रेट कमांडरों के जरिए हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को कथित तौर पर समर्थन दे रहा है। वही हमास जो मिडिल ईस्ट में हिंसा और अस्थिरता का बड़ा चेहरा बन चुका है। यानी अब यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर आतंकी फैजल नदीम ने यह दावा किया है कि लश्कर और हमास के बीच गहरे संबंध हैं और यहां तक कि हमास की टॉप लीडरशिप से सीधी बातचीत भी हुई है। सवाल यह है कि आतंकी संगठनों का यह नया गठजोड़ भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज हम लश्कर हमास के जिहादी कनेक्शन और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की शह पर मजबूत हो रहे हैं। इस कट्टर आतंकी गठजोड़ का विश्लेषण करेंगे, साथ ही इससे भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित असर को भी जानेंगे, समझेंगे। पाकिस्तान न सिर्फ अपने देश के आतंकियों और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद करता है बल्कि पाकिस्तान की सेना इन्हें आतंक की एडवांस ट्रेनिंग भी दिलवाती है। यह राज खुल चुका है और इसके साथ ही पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग नेटवर्क का कनेक्शन फिलिस्तीन में एक्टिव हमास से होने का सच दुनिया के सामने आ गया है। और यह खुलासा पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फैजल नदीम ने किया। एक वीडियो में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML के कमांडर फैजल नदीम ने यह बताया। उसने साल 2024 में कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल PMML को लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक मुखौटा माना जाता है और इस यात्रा में नदीम के साथ सैफुल्लाह कसूरी भी था। कसूरी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। नदीम ने दावा किया कि दोनों की मुलाकात हमास के वरिष्ठ नेता खालिद मशाल से भी हुई थी। फैजल नदीम हमास के कमांडर नाजी जहीर के साथ दिख रहा था। ये तस्वीर साल 2024 में हुई दोहा बैठक की ही बताई जा रही है और ये बताती है हमास और लश्कर के बीच कितने गहरे संबंध हैं। इससे यह साफ होता है कि लश्कर-ए-तैयबा और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग और प्रोपेगेंडा में सहयोग बढ़ा है। दोनों के बीच मध्य पूर्व के साथ एशिया में जिहाद तेज करने की बीच समझौता हुआ है। इजराइल के खिलाफ जंग में लश्कर ट्रेनिंग और आर्म सपोर्ट मुहैया कराता है। नदीम ने यह भी दावा किया कि अब पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भूमिका सिर्फ देश की सेना तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी संगठनों को समर्थन तक फैली हुई है। अब इन दावों में यह भी कहा गया है कि मुनीर की रणनीति क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने की रहती है, जिसमें भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट भी शामिल है। तो पाकिस्तान की सेना पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में सक्रिय आतंकी संगठन हमास के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। और अगर किसी देश का आर्मी चीफ ऐसे कट्टर और मानवता के दुश्मन बने आतंकी संगठनों के साथ वैचारिक या रणनीतिक तालमेल रखता है तो यह केवल एक क्षेत्र की नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन जाता है।
दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर सीधे तौर पर नहीं बल्कि अपने कुछ भरोसेमंद कमांडरों के जरिए इन संगठनों से संपर्क में रहता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर मामला सामने आए तो आधिकारिक तौर पर इससे इनकार किया जा सके। पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां कुछ देश पर्दे के पीछे से आतंकियों को मदद देते हैं और सामने खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें रणनीतिक फायदा मिल सके। तो कुल मिलाकर ये खुलासे जो हो रहे हैं एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं जहां अलग अलग आतंकी संगठन आपस में जुड़ते दिख रहे हैं और ये तय है कि ऐसे हालात क्षेत्रीय शांति, भारत की सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए भी गंभीर चेतावनी है। बात भारत की करें तो भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों में शामिल रहे लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर के कथित खुलासे ने इन दावों को और गंभीर बना दिया है। कमांडर के अनुसार लश्कर और हमास के बीच गहरे संबंध हैं। दोनों संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत होती है और अगर ये दावा सही है तो ये अलग अलग आतंकी संगठनों के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की ओर साफ इशारा करता है। लश्कर और हमास जैसे संगठनों की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती है। हमास को लेकर यह कहा जाता है कि हमास शहरी युद्ध, रॉकेट हमलों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अनुभव रखता है, जबकि लश्कर भारत केंद्रित आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। और अगर दोनों के बीच सहयोग बढ़ता है तो भारत में होने वाले हमलों की योजना, तरीके और मारक क्षमता पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लश्कर का दायरा अब तक मुख्य रूप से दक्षिण एशिया तक सीमित रहा है, जबकि हमास की पहुंच मिडिल ईस्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक भी मानी जाती है। अब दोनों का ये गठजोड़ लश्कर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, फंडिंग और नए संपर्क दिला सकता है, जिससे खतरा और बड़ा हो जाता है। और इस तरह के संबंधों से आतंकी संगठनों को नई फंडिंग, चैनल्स, हथियार और ट्रेनिंग मिलने की आशंका बढ़ जाती है। इसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को लंबे समय तक जिंदा रखने की भी मदद हो सकती है उनकी तरफ से। अगर आतंकी संगठन अलग अलग क्षेत्रों से तालमेल बनाकर इस तरीके से काम करते हैं तो भारत को सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक और आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे गठजोड़ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से जुड़ी नई चुनौतियों में घसीट सकते हैं। भारत को लगातार ये साबित करना पड़ता है कि वो न सिर्फ पीड़ित है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर हमास और लश्कर के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि एक रणनीतिक और दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है। और यही वजह है कि भारत ऐसी किसी भी गतिविधि पर करीबी नजर रखता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत करने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकवाद और क्रूर हमास जैसे संगठन का ये डेडली कॉम्बिनेशन न सिर्फ आतंकी हमलों की रणनीति और तकनीक में बदलाव ला सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का दायरा भी और व्यापक कर सकता है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है।